हेलो स्टूडेंट्स, देखो हाइड्रोजन चैप्टर बस एंड पे है। हमने जो बातें करनी थी मेजर वो हमने कर भी ली। थोड़ा सा बात कर लेंगे वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड की। हालांकि वाटर के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, बट जो भी बताने के लिए है वो मैं बता देता हूँ। वाटर की स्ट्रक्चर, जैसे वाटर है, वाटर के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। जैसे वाटर की स्ट्रक्चर आप समझते हो, it is like this. It has bond angle of nearly 104.5 degree and it is a bent molecule, bent planar molecule. But साथ ही साथ it has extensive hydrogen bonding. Structure of ice आपको पता है, 3D H bonded नेटवर्क स्ट्रक्चर, लाइक डायमंड। और आप जानते भी हो ये कि 3D हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर है लाइक डायमंड एंड हैविंग केज लाइक स्ट्रक्चर। यही कारण है कैविटीज होने की वजह से पूरा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, ऑल इन केमिकल बॉन्डिंग। बट एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो तो आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग में ये सब बातें पढ़ते भी हैं। यही कारण है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर अंडर रूम टेम्परेचर कंडीशंस या 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो आइस की डेंसिटी, यही तो कारण है आइस फ्लोट्स ओवर लिक्विड वाटर, जबकि यूजुअली सॉलिड की डेंसिटी उनके लिक्विड से ज़्यादा होती है, बट ये एक्सेप्शनल केस है। तो ये बात आप जानते भी हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स को पता भी होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये बात हम एक्सप्लेन भी करते हैं। अब बात आती है हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी रिएक्शंस के रूप में आ जाते हैं। जैसे एक तो रूम कंडीशन पे इट इज़ ए कलरलेस, जानते भी हैं, वाटरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस। ओडरलेस लिक्विड, एक्सटेंसिवली H बॉन्डेड, अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस पे, एंड एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नियरली 79 के आसपास इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और इस कारण से अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़िया घुलते हैं इसमें बिकॉज ऑफ द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नहीं, कोई नई बात नहीं है, ये भी मैं केमिकल बॉन्डिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इनफैक्ट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स like alcohols, carbohydrates जैसे सुक्रोज हुआ, ग्लूकोज हुआ, एक्सेट्रा, डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू H बॉन्डिंग। एल्कोहल फ्रीली सॉल्युबल हैं पानी के अंदर, क्योंकि अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और बिकॉज ऑफ दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाली सिचुएशन आ जाती है, तो ये बढ़िया से घुलता है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा ध्यान रखने वाली हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जैसे वाटर है, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक नेचर क्यों? इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे CH3COH है, मान लो पानी के साथ ये क्या करेगा, CH3CO माइनस एंड H3O प्लस। तो ये अगर एसिड है तो यहां क्या बन गया, ये बेस। बट यही अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ H2O की, तो क्या होगा, अमोनियम आयन बना लेगा एंड OH माइनस। तो यहां अगर ये बेस है तो वाटर क्या बन गया, एसिड।
कोई नई बात नहीं है, पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम इसी बात पर बेस टिका हुआ है। पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम एसिड बेस रिएक्शंस इसी बात पर टिकी हुई हैं कि एम्फोटेरिक नेचर इज देयर विद द वाटर, इट कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस डिपेंडिंग अपॉन कि किससे रिएक्शन कर रहा है। साथ ही साथ वैसे तो ये बहुत ही स्टेबल है, सॉल्वेंट के रूप में काम आता है, बट बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो तब ये रिएक्शन करता है, रेडॉक्स रिएक्शन। नोट करो पहले पूरी बात, नोट इट डाउन। Third, redox reaction reacts with a very strong oxidizing and reducing agent. Reacts with only powerful, very powerful oxidizing agent and reducing agent. Otherwise ये reaction नहीं करता. That's why it is a very good solvent. जैसे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा वाटर। फ्लोरीन तो अमंग एलिमेंट्स इट इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट, तो इतना ऑक्सीडाइजिंग पावर है ये कि HF बना लेगा प्लस O2 गैस विल बी लिबरेटेड आउट। मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे मान लो सोडियम मेटल है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो सोडियम एक्सप्लोड भी होती है, सोडियम पानी में NaOH बना लेगा एंड विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस। सो लाइक दैट इट विल शो द रिएक्शंस। हालांकि हाइड्रोलिसिस भी करता है ये, हाइड्रेटिंग एजेंट हाइड्रोलिसिस, ये भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया। मैं पढ़ाऊं क्या, ये तो सब पढ़ाया हुआ है। जैसे P4O10 है, आप जानते हो इट रिएक्ट्स विद वाटर, ऑक्साइड जो है क्या बना लेगा, H3PO4। बैलेंसिंग कर लेना अपने हिसाब से। और जैसे हाइड्रोलिसिस कराना है, मान लो मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, हाँ इसका हाइड्रोलिसिस कराओ तो आपको पता है, नाइट्राइड्स का हाइड्रोलिसिस कराओ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का PPT बन जाता है प्लस अमोनिया गैस इज लिबरेटेड। तो कैल्शियम कार्बाइड है, पानी से रिएक्शन कराओ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 एसिटिलीन गैस इज फॉर्म्ड। तो लाइक दैट इट डज द हाइड्रेटिंग एजेंट और हाइड्रोलिसिस। बहुत सारे सब्सटेंस का ये हाइड्रोलिसिस करता है एंड दीज आर ऑल वेरी कॉमन रिएक्शंस, H3PO4 plus HCl. So like that it does the hydrolysis reaction. So many hydrolysis reactions are there. SF4, H2O, it forms SO2 plus HF. So like that it does the hydrolysis reactions. Note करो ये बात भी। अब बात आती है, जैसे वाटर तो H2O है, एक हैवी वाटर भी होता है, और हैवी वाटर का जो मेन यूज है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर के रूप में काम में आता है। तो कंपैरिजन, इसको एक काम करो, ऐसे नोट करके लिख लो इस बात को, कंपैरिजन बिटवीन H2O एंड D2O, और D2O को बोलते हैं हैवी वाटर, D2O। अब ये बात आपको अगर याद हो केमिकल बॉन्डिंग में कि D2O की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनफैक्ट D जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सिंस D इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन H, so there is stronger H bonding इन। H बॉन्डिंग का मतलब डी बॉन्डिंग भी बोल सकते हो, डी भी तो H ही है यार, हाइड्रोजन कई तो आइसोटोप्स हैं, तो देयर इज ए स्ट्रॉन्गर डी बॉन्डिंग और H बॉन्डिंग इन D2O देन H2O। यही कारण है
कि H2O से कई प्रॉपर्टी D2O की ज़्यादा होती हैं। क्या? इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन? थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ तो लिया आपने। इट इज एंथैल्पी चेंज टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ द लिक्विड इनटू 1 मोल ऑफ गैस। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेंसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो ज्यादा हैं। विस्कोसिटी, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ D2O आर मोर, बट H2O और D2O में एक अंतर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ H2O इज 79 पॉइंट, मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूं 39, एनसीईआरटी में दी हुई है, याद करें। हाँ, लेकिन ये भी लगभग 79 के आसपास है, बट स्लाइटली लेस। कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? दिस इज 79.06, स्लाइटली लेस देन H2O। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, एक बात याद रखना हैवी वाटर के लिए, हैवी वाटर is used as moderator in nuclear power plant or nuclear reactors। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये मॉडरेटर का काम करता है, स्लो डाउन करता है ये न्यूट्रॉन्स की स्पीड को। और कैल्शियम कार्बाइड जैसे पानी से रिएक्शन करता है, ऐसे D2O से रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा? जैसे C2H2 की जगह C2D2 प्लस कैल्शियम COD ट्वाइस। और जैसे मान लो Al4C3, इसकी D2O से रिएक्शन कराओ तो एल्यूमिनियम OD थ्राइस का PPT प्लस CD4 गैस विल बी फॉर्म्ड। कट तो नहीं गया? मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूं। मतलब जो बिहेवियर वाटर का है, नहीं सही है, जो बिहेवियर वाटर का है वही बिहेवियर ड्यूटेरियम का है, हैवी वाटर का है। जैसे SO3 एनसीईआरटी में मेंशन है, जैसे H2O होता है ऐसे D2O से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा D2SO4। हैवी सल्फ्यूरिक एसिड बोल दो इसको, हैवी सल्फ्यूरिक एसिड। तो जहां जहां H आना था वहां वहां D आ जाता है। और ये है बस कंपैरिजन बिटवीन हैवी वाटर एंड नॉर्मल वाटर। हम जो पानी पीते हैं वो ये वाला है H2O। कमिंग टू नाउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा, वाटर की और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर, अभी पढ़ के चुके हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, तो वो सब बातें यहां पर हम कवर अप नहीं करेंगे। मैं लिख भी देता हूं हार्डनेस ऑफ वाटर, शुरू में मैंने लिख भी दिया था, कवर्ड इन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो ये था वाटर के बारे में। एक आखिरी कंपाउंड पढ़ते हैं हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ, लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम 12th क्लास में और डिटेल में पढ़ते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली P ब्लॉक में। बट चूंकि 11वीं के बच्चे हैं, उन्हें स्कूल की रिक्वायरमेंट के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, तो दैट पॉइंट वी विल कवर हियर ऑल्सो। तो हेडिंग लिखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पहले पूरी बात नोट करें। कमिंग टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है H2O2। थोड़ा सा लेस स्टेबल है, डिकम्पोज हो जाता है इनटू H2O एंड O2, बट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, साथ ही साथ रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव करता है। बट द प्राइमरी एक्शन ऑफ H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो क्या प्रिपरेशन? वैसे तो ये IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको और डिटेल में हम कवर करते हैं इन 12th क्लास। तो प्रिपरेशन जैसे रिएक्टिंग BaO2.8H2O विद कोल्ड डाइल्यूट H2SO4। तो ये बेरियम पेरोक्साइड है, हाइड्रेटेड सॉलिड, रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ में। थोड़ा ठंडा रखना है,
गर्म क्यों नहीं करना? हीट करोगे तो H2O2 अनस्टेबल होता है, हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है, तो नहीं, तो याद रखना है। तो बेरियम सल्फेट का PPT बन जाता है प्लस H2O2 इज ऑब्टेन प्लस 8H2O। वाटर को इवापोरेट करके रिमूव कर देते हैं एंड यू गेट H2O2। सो दिस इज वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। साथ में बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का या H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो यहां से मिल जाता है। कैसे? जैसे H2SO4 इलेक्ट्रोलिसिस कराओ तो यू गेट अ एनोड H2S2O8 प्लस 2H प्लस 2E। दिस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। इसको कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं, अब H2SO4 है तो वो तो टूटा पड़ा होगा ना, तो HSO4 माइनस H2S2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड पर ऑब्टेन होता है और इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, डिस्टिलेशन करवाते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो इट फॉर्म्स H2SO4 प्लस H2SO5। इसका वापस से हाइड्रोलिसिस होता है तो ये बनाता है H2SO4 प्लस H2O2। दिस इज हाउ वी गेट H2O2। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसका नाम तो याद होगा ना, नाम तो सुना होगा ना। मेरा नाम है मार्शल्स एसिड। ये है मार्शल्स एसिड। IIT ने पूछा हुआ है पहले इसकी स्ट्रक्चर। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, आपको पढ़ना होता है। इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर बहुत छोटा सा है कि किस तरीके से ऑक्सी एसिड के नाम लेते हैं हम, कहाँ इक आता है, कहाँ अस आता है, कहाँ हाइपोअस आता है, सब सिखाया हुआ है आपको। परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। सो दिस इज परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल्स एसिड। तो इस तरीके से H2O2 इज ऑब्टेन। सब इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और तीसरा वाला मेथड वो तो और भी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल मेथड, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं एयर में, यू गेट H2O2। कैसे? पहले यहां तक की बात लिखो तो सही। इसमें एक पॉइंट रह गया, एनसीईआरटी में चूंकि ये लिखा हुआ है तो आपका जानना जरूरी है। जैसे K2S2O8 है, आप जैसे यहां से बना, इसकी D2O से रिएक्शन करवा दो तो इट विल फॉर्म 2KDSO4 एक्वस प्लस D2O2। अब जैसे H2O वाटर था, D2O को हैवी वाटर कहा, हैवी हाइड्रोजन परऑक्साइड चाहो तो बोल दो, तो D2O2 भी बना सकते हो। अच्छा, ये रिएक्शन मान लो पता नहीं थी और आ गई, छोड़ना मत, अरे H की जगह D लगा, जहां मन करे H की जगह D लगा दो। H तो है नहीं यहाँ, D2O है, तो जहां H है वहां D लगा दो, हो गया, बस आंसर प्रोडक्ट मिल जाएंगे। यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, इतना समझना होता है। इतने रट्टू तोते भी मत बनो कि सर ये वाला तो बताया ही नहीं था। नोट करो, तीसरे मेथड पर आओ। थर्ड, by oxidation of 2-ethyl anthraquinone, इंडस्ट्रियल मेथड। जेई में आया भाई क्वेश्चन, क्या है 2-ethyl anthraquinone? कुछ नहीं, ये देखने में थोड़ा मुश्किल सा कंपाउंड लगता है, बट नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब सिखाते भी हैं। This is the compound 2-ethyl anthraquinone. This is O2 से ऑक्सीडेशन करवाते हैं एयर से, तो you get 2-ethyl anthraquinone is formed।
क्विनोन ग्रुप आ गया ये, तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन प्लस H2O2 इज ऑब्टेन। अच्छा, रिवर्सिबल साइन इसलिए रिवर्सिबल नहीं है रिएक्शन, एयर से ऑक्सीडेशन कराओ तो ये, और यदि हाइड्रोजन से रिडक्शन करा दो तो रिएक्शन दोनों तरफ से चल जाती है। ये रिडक्शन करवाते हैं विद द पैलेडियम कैटलिस्ट, ये रिडक्शन करवाया है तो रिएक्शन गोज रिवर्स्ड। तो इस तरीके से आप H2O2 बनाते हो। ये एक लार्ज स्केल है, IIT ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर टू 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन एंड यू गेट H2O2। तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। रूम कंडीशन पे लिक्विड है H2O2, having the higher boiling point than water because of the more extensive hydrogen bonding. तो colorless liquid, colorless viscous liquid, freely soluble in water, more extensive H bonding in H2O2। मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए ज्यादा विस्कस है। मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O2 देन H2O। इट फॉर्म्स हाइड्रेट इन वाटर। क्या हाइड्रेट? H2O2 डॉट H2O। यह हाइड्रेट बना लेता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है इसलिए H2O2 की कई प्रॉपर्टीज H2O से ज़्यादा हैं। ग्रेटर विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सारी प्रॉपर्टीज ज़्यादा हैं। डेंसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज ज़्यादा हैं, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है। H2O2 का H2O से यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तो याद भी होगा, अराउंड 79 एंड दिस इज नियरली 71। H2O2 is not a good solvent. क्यों? Because of it is not stable. It undergoes oxidation as well as reduction. सॉल्वेंट होने के लिए इट शुड बी ए स्टेबल कंपाउंड। जैसे पानी, पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि पानी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, आसानी से रिड्यूस नहीं होता, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है। नोट करो ये प्रॉपर्टीज वाइज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। Now the next property, second, H2O2 decomposes in sunlight. तो H2O2 डिकम्पोज हो जाता है सनलाइट में, और ये डिकम्पोजिशन रोकना हो तो फिर थोड़ा सा हम सनलाइट को अवॉइड करते हैं और हम प्लास्टिक कंटेनर में या वैक्स लाइन कंटेनर्स में इसको रखते हैं। दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ H2O2 is catalyzed by alkalis present in glass containers and therefore it is not stored in glass bottles, rather it is
stored in wax lined glass vessels or plastic bottles and kept in dark. To slow down, समझाऊंगा, रुक जाओ, अरे लिखा तो सही यार. To slow down decomposition of H2O2, a small amount of urea, phosphoric acid, urea or phosphoric acid or glycerine is added. थोड़ा सा यूरिया, फॉस्फोरिक एसिड या ग्लिसरीन मिला देते हैं ताकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्लो डाउन हो जाए. अब बात सुनो, यहाँ पे सूरज की रोशनी में H2O2 और फास्ट डिकम्पोज होता है, जल्दी डिकम्पोज हो जाता है. तो ये और ये साथ में प्रॉब्लम और बढ़ा देता है. डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज कैटलाइज्ड बाय एल्कली. व्हाट इज एल्कली? सॉल्ट्स ऑफ एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स and bases soluble in water. एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं और उनके सॉल्ट्स हैं उन्हें हम कई बार एल्कलीज बोल देते हैं. तो एल्कलीज जो होती हैं वो तो कंटेनर कांच में होती हैं. कांच क्या है? सिलिकेट्स. उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के सिलिकेट्स होते ही हैं. तो वो एल्कलीज प्रेजेंट होती है कांच के अंदर. तो कांच की बॉटल्स में ये डिकम्पोजिशन और फास्ट हो जाएगा. कांच में नहीं रखना है. अच्छा, कांच में रखना भी है तो अंदर वैक्स की लाइनिंग होनी चाहिए ताकि H2O2 वैक्स के कांटेक्ट में रहे, कांच के कांटेक्ट में ना आए. मेटल्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं एल्कलीज, तो मेटल कंटेनर्स भी अवॉइड किए जाते हैं. या फिर प्लास्टिक यूज करो, प्लास्टिक के बॉटल्स या फिर वैक्स लाइंड बॉटल्स. और धूप से दूर रखो, डार्क में रखो इनको. समझ गए बात को? डस्ट को अवॉइड करना है क्योंकि डस्ट के अंदर भी, डस्ट भी क्या है? सिलिकेट्स होते हैं. Avoid dust because H2O2 decomposes explosively in presence of dust. डस्ट के अंदर भी ये इंप्योरिटीज हो सकती हैं जो कैटालाइज करें एल्कलीज, जिसकी वजह से ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, नोट करिए पूरी बात. बात आती है प्रॉपर्टीज की. इट इज अ प्राइमरी एक्शन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाउएवर इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड. Third, as an oxidizing agent and reducing agent. So H2O2 is primarily is an oxidizing agent but can act as a reducing agent also. So A, oxidizing agent in acidic medium. In fact, H2O2 is a very powerful oxidizing agent in acidic medium. बेसिक मीडियम से ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2O2 इन एसिडिक मीडियम. जैसे फेरस आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा एसिडिक मीडियम में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनटू फेरिक आयन प्लस H2O. अच्छा, H2O2 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्रोडक्ट बनेगा H2O. ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ा है. H2O2 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट बनेगा H2O. H2O2 अगर रिड्यूसिंग एजेंट है और किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट बनेगा O2. ये याद रखें.
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा -1 से -2, और यदि रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा -1 से 0। 0 इज ग्रेटर देन -1। तो ये बात इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बता भी चुके हैं, जैसे PbS H2O2 PbSO4 में ऑक्सीडाइज कर देता है प्लस H2O। रिड्यूसिंग नेचर, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग नेचर जैसे KMnO4 है, ये तो बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोई सा भी मीडियम हो, एसिडिक मीडियम में H2O2 को पहुंचा देगा O2 में और खुद चला जाएगा Mn2+ में प्लस H2O। जैसे HOCl, ये भी एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये कन्वर्ट कर देता है HCl में प्लस O2 में। दीज आर द रिएक्शंस। नोट करें, ये तो हुआ ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन ऑक्सीडाइजिंग एसिडिक मीडियम इन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, एंड दिस इज रिड्यूसिंग नेचर इन एसिडिक मीडियम। चलो बात करते हैं इसकी बेसिक मीडियम में नेचर क्या है। नोट करो पूरी बात। C, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन एसिड, ये तो हो गया ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन बेसिक मीडियम। जैसे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड को H2O2 NaOH की प्रेजेंस में अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कन्वर्ट कर देता है येलो कलर्ड Na2CrO4। Yellow solution is obtained plus H2O. It's a very important reaction qualitative analysis में। Mn2+ को H2O2 बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर देता है, लगभग ब्राउन ब्लैक PPT ऑफ MnO2 प्लस OH- is formed। D, यहाँ की जरूरत नहीं है, वो तो बैलेंसिंग में OH- आएगा, आपने बेसिक मीडियम तो यूज किया ही है। रिड्यूसिंग एक्शन, इन बेसिक मीडियम, रिड्यूसिंग एक्शन इन द बेसिक मीडियम की अगर बात करें तो जैसे आयोडीन है H2O2 के साथ रिएक्शन करता है बेसिक मीडियम में। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो बना लेगा I- प्लस O2 प्लस H2O। MnO4- तो है ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इवन इन बेसिक मीडियम इट फॉर्म्स MnO2 का PPT प्लस कन्वर्ट्स टू O2 प्लस H2O। तो गाइज ये थी केमिकल रिएक्शन, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी अगर यूजेस की बात करें तो यहाँ लिख लेंगे यूजेस। हेयर ब्लीच है ये, जैसे हम बार्बर के पास जाते हैं और कई बार कहते हैं कि यार ये ग्रे हेयर्स हैं, इनको ज़रा ब्लैक कर दो, तो वो डाई लगाते हैं, ब्लैक करवा लिया। अचानक से आपको लगा कि नहीं कोई इवेंट है, कोई पार्टी है, मुझे तो लाल रंग करवाने हैं अपने ना। लाल रंग भी कराते हैं क्या बाल लोग? हाँ कराते हैं भैया, लाल नीले पीले सब दिख जाते हैं। क्रिकेट का मैच देखने जाओ, अभी मान लो टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, सुबह देख के आ रहा हूँ, जड्डू ना, अपना जड्डू भाई जडेजा, उसके फैन हम ऐसे ही थोड़ी हैं यार। भाई ने फाइटर है वो, मतलब जबरदस्त पैशन है, फाइटर है वो, हार नहीं मानता। जब उसे लगा कि भाई 7-8 विकेट गिर गए हैं जड्डू ने, तो वनडे के हिसाब से खेलना शुरू कर दिया टेस्ट मैच में, और दे चौका धड़ाधड़ मारा उसको। पैट कमिंस को भी मारा, हेजलवुड को भी मारा, और हालांकि
उसकी अंगूठे में बेचारे के बॉल लग गई, मेरे ख्याल से फ्रैक्चर भी हो सकता है जिस तरीके से बॉल लगी है कंप्लीटली, देयर इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द बॉल, फास्ट बॉलर ऑन थंब, तो वो कहीं इंजरी ना हो जाए। बट वो बंदा जो है वो स्प्रे मार के गोली खा करके आ गया वो खेलने के लिए फिर वापस से। हालांकि ठीक है वो तो ऑल आउट हो गए, बट वो तो हीरो है, वो अंडर एस्टिमेटेड बैट्समैन। उसको बॉलर की तरह लोग ट्रीट करते हैं कि भाई स्पिनर बॉलर है, ठीक है। मुझे लगता है जितना बड़ा बॉलर है उतना बड़ा बैट्समैन भी है वो। इज अ परफेक्ट ऑलराउंडर। व्हाट डू यू थिंक, गिव योर व्यूज। एक बार लिख के बताना मुझे कि क्या है इस बारे में। तो मैं क्या बात करता, हेयर ब्लीच। कई बार ऐसा होता है कि क्रिकेट के मैदान में जब देखते हैं तो स्पेक्टेटर्स होते हैं, कई बार लाल नीले रंग के हेयर कर लाते हैं वो, कई बार तो विग लगा लेते हैं, बट कई बार वो कलर ही करवा लेते हैं, डिफरेंट कलर्स। अब मान लो लाल तो करा लिए, अब लाल हटवाना भी तो है, तो हटाओगे किससे? ब्लीचिंग से, ब्लीच से। ब्लीच करना मतलब रिमूवल ऑफ कलर। एयर ब्लीच मतलब रिमूवल ऑफ कलर इज कॉल्ड ब्लीचिंग। ब्लीच मतलब कलर हटाने देना, तो वो कलर हटा के फिर दूसरा कलर लगाया जाएगा, तो उससे पहले ब्लीच तो किया ही जाएगा। तो H2O2 इज ए वेरी कॉमन ब्लीच, एन ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच। हालांकि ब्लीचिंग के बारे में वी टॉक मोर इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो एन ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच के रूप में भी काम में लेते हैं फॉर फैब्रिक, पल्प, पेपर एटसेट्रा, ऑयल एटसेट्रा। तो इनके लिए भी ब्लीच के रूप में काम में लेते हैं। और भी एक्शंस हैं, जैसे यहां लिख लेते हैं इनके यूजेस में। एंटीसेप्टिक के रूप में, एज एंटीसेप्टिक, परहाइड्रोल। द फोर्थ, सोडियम परऑक्सोबोरेट बनाने में काम आता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम परऑक्सोबोरेट, जो कि वॉशिंग पाउडर में यूज होता है, यूज्ड इन, कपड़े धोते हैं तो वॉशिंग पाउडर होता है, उसमें काम में लेते हैं। कट तो नहीं गया, मैं तेरा देख लूँ, ये राइट साइड में सोडियम परऑक्सोबोरेट आ गया। तो ये था, तो बच्चों ये था चैप्टर हाइड्रोजन। कुछ खास नहीं था, बट फिर भी कुछ बातें खास थी। पढ़ना कुछ बुरा नहीं है, फायदा होगा। हाँ, लेकिन इसके मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड आइदर इन केमिकल बॉन्डिंग और इन पी ब्लॉक और इन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये था। अच्छा, हाइड्रोजन जैसे मैंने शुरू में कहा भी था, हाइड्रोजन से बढ़िया तो कोई फ्यूल ही नहीं है। हाइड्रोजन इकोनॉमी, एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है, हाइड्रोजन इकोनॉमी इज द फ्यूचर एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ द अदर फ्यूल्स। अभी तो क्या हम गैसोलीन यूज़ करते हैं, पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, सीएनजी यूज़ करते हैं। आजकल तो सीएनजी में 5% हाइड्रोजन मिलाते हैं ताकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़े। मैंने कहा था कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स अमाउंट ऑफ द हीट लिबरेटेड और एनर्जी लिबरेटेड ऑन कंबस्शन ऑफ द फ्यूल पर ग्राम बेसिस। तो दैट इज हाईएस्ट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगभग 3 गुना ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करता है पर ग्राम बेसिस देन कंपेयर टू द नॉर्मल एलपीजी और अदर हाइड्रोकार्बन्स। एलपीजी क्या है? हाइड्रोकार्बन्स ही तो हैं। वो अगर पर ग्राम बेसिस पर कुछ x किलो जूल हीट लिबरेट करता है, तो हाइड्रोजन कितना करता है पर ग्राम बेसिस पर? 3x, अराउंड 3x। इट इज सच ए वंडरफुल फ्यूल। और फ्यूल सेल में इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया भी था जीएसएलवी में 3rd स्टेज होती है, क्रायोजेनिक स्टेज। लिक्विड हाइड्रोजन इज अ फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजर। तो हाइड्रोजन के यूज तो इमेंस हैं। विदाउट हाइड्रोजन लाइफ इज नॉट पॉसिबल। पानी भी हाइड्रोजन से बना है और जल जीवन है। विद दैट let me end this chapter. That's it. All the best. Thank you.